इग्नू IQ हिंदी आपका अपना इंस्टीट्यूट इग्नू के सभी कोर्सेज की पढ़ाई के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार और आप देख रहे हैं इग्नू IQ हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे BHDS 183 जिसका शीर्षक है अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि। इसमें हमने ऑलरेडी इकाई 1 पर चर्चा कर चुके हैं, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे इकाई 2 जिसका शीर्षक है अनुवाद के प्रकार एवं क्षेत्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का आपको हैंड रिटन या PDF असाइनमेंट चाहिए तो दिए गए नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा हैंड रिटन और PDF असाइनमेंट उर्दू में, हिंदी में और अंग्रेजी में अवेलेबल है। किसी भी सब्जेक्ट का या कोर्स का आपको अगर जूम क्लासेस यानी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो भी आप दिए गए नंबर पर फ़ोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमारा ऑनलाइन जूम क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी कोर्स या सब्जेक्ट का आपको बुक नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर गेस्ट पेपर चाहिए तो भी दिए गए नंबर पर फ़ोन या मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अनुवाद के प्रकार और क्षेत्र। इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वह है अनुवाद के प्रकार। देखिए, विभिन्न अनुवादक चिंतकों ने उनके अनुसार अनुवाद के अलग अलग प्रकार हैं, यानी अनुवाद क्षेत्र के अलग अलग विद्वान आए और उन्होंने इसके अलग अलग प्रकारों की व्याख्या की। अनुवाद के स्वरूप और प्रकारों की बात करते हुए विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से इसका वर्गीकरण किया, यानी जिसको जैसा ठीक लगा उन्होंने वैसा इसका वर्गीकरण किया। यहाँ पर देखिए, बहुत ही फेमस है, यूजीन नायडा के अनुसार अनुवाद के 3 प्रकार हैं जो कि आपके सामने है। शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद और पर्याय के आधार पर अनुवाद। तो चलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, अब है, ये तो नायडा के लिए था। अब देखिए, रोमन जैकबसन के अनुसार अनुवाद के 3 प्रकार क्या क्या है? वह है अंतःभाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद और अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद। चलिए इस पर आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार जो अनुवाद का वर्गीकरण है वो क्या क्या है? गद्यत्व, पदत्व अनुवाद, साहित्यिक विधा अनुवाद, विषय और अनुवाद की प्रकृति। इसी तरह डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भाषिक क्षेत्र के अनुसार उसका जो है वर्गीकरण किया गया, विषय के अनुसार किया गया, विधा के अनुसार यानी नियम के अनुसार किया गया, पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार किया गया और उद्देश्य अथवा प्रायोजन के अनुसार किया गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि अनुवाद को के जो प्रकार यहाँ बताए गए हैं वो इतने सारे हैं। चलिए आगे बात करते हैं अनुवाद के विविध प्रकार के बारे में कि अनुवाद के कितने प्रकार हैं और उसका व्याख्या भी यहाँ पर हम लोग अभी करने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका शब्द प्रतिशब्द अनुवाद। शब्द प्रतिशब्द अनुवाद का तात्पर्य होता है कि जब आप अनुवाद करते हैं तो हर एक शब्द का आप उसी तरह बिल्कुल, यानी मूल पाठ में जो अनुवाद जो दिया गया है उसका स्रोत पाठ, यानी मूल पाठ स्रोत पाठ एक ही है, तो स्रोत पाठ या मूल पाठ में जो दिए गए हैं लक्ष्य पाठ में, लक्ष्य भाषा में हूबहू आप उसको ट्रांसलेट कर देते हैं, हूबहू आप जो है उसको वही लिख देते हैं। इसे कहते हैं शब्द प्रति शब्द अनुवाद। यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको क्या मिलेगा? सोहन इज अ गुड बॉय। देखिए, सोहन इज अ गुड बॉय, शब्द प्रति शब्द, यानी यहां पर हम भाव को नहीं देखते, यहां पर हम ग्रामर व्याकरण को नहीं देखते, हम बस ट्रांसलेट कर देते हैं हूबहू जैसा कि हिंदी में है। तो सोहन का हो गया सोहन, इज का मतलब हो गया यहां पर है, ए का मतलब हो गया एक, गुड बने अच्छा, बॉय मीन्स लड़का। लेकिन सोहन इज अ गुड बॉय ये इंग्लिश में अच्छा है, मतलब व्याकरण के दृष्टिकोण से बिल्कुल सुटेबल है, परफेक्ट है। लेकिन अगर शब्द प्रति शब्द हूबहू हम लोग उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हिंदी का ये वाक्य बिल्कुल सुनने में अच्छा नहीं लगता। सोहन है एक अच्छा लड़का, यानी
बिल्कुल हिंदी में उसका अर्थ अलग हो जाता है और सुनने में अटपटा सा लगता है। तो यहां पर क्या होगा, सोहन एक अच्छा लड़का है, ये होना चाहिए था। क्योंकि हम लोग शब्द प्रति शब्द ही इसका अनुवाद किए हैं, इसलिए उसके हिसाब से ये है, लेकिन ये एक्चुअली में गलत है। यानी अगर हम किसी भी वाक्य का शब्द प्रति शब्द अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। यानी इससे हमें यह सीख मिलता है कि जब भी किसी वाक्य का हमें ट्रांसलेशन या अनुवाद करना हो, हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, भाषा का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान आपको होना चाहिए। हमें पता है कि हिंदी में, इंग्लिश में किसी भी लिपि में व्याकरण होता है, और अगर किसी भी लिपि से व्याकरण को, किसी भी शब्द से, सेंटेंस, वाक्य से व्याकरण को आप लुप्त कर देते हैं तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। आपने इकाई 1 में पढ़ा भी है कि अगर अनुवादक इन सब चीज़ों का ध्यान न रखे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी व्याकरण का भी ध्यान रखना है, और दूसरी बात, हमें मूल पाठ में दिए गए वाक्य यानी सोहन इज अ गुड बॉय, इसके भाव का भी हमें ध्यान रखना है। तो मिला जुलाकर अगर लास्ट में ये कहा जाए कि शब्द प्रति शब्द अनुवाद जो है वो ठीक नहीं है और इसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हो गया शब्द प्रति शब्द अनुवाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, शाब्दिक अनुवाद। देखिए शाब्दिक अनुवाद क्या होता है। देखिए शाब्दिक अनुवाद का अर्थ होता है किसी शब्द का अनुवाद करना। जैसे अच्छा, तो अच्छा का क्या हो जाएगा, गुड। यानी अगर लिखा हुआ है ऊपर सोहन एक अच्छा लड़का है, तो हम वहां पर अच्छा को लिखेंगे गुड, वो बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, यहां पर कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ, देखिए। प्लीज इनक्लोज अ लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स, कृपया अधिकारियों की सूची संलग्न करें। यानी हर एक चीज का देखिए यहां मतलब दिया हुआ है। प्लीज का मतलब कृपया, इनक्लोज का मतलब जो है संलग्न करना, लिस्ट मतलब सूची, ऑफिसर मतलब अधिकारी। यानी शाब्दिक अनुवाद, एक एक चीज का यहाँ पे अनुवाद किया गया है, ट्रांसलेशन किया गया है। तो ऐसे अनुवाद को हम लोग शाब्दिक अनुवाद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भावानुवाद। भावानुवाद बहुत इजी है। देखिए भावानुवाद, आप यूनिट 1 को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको पता होगा भावानुवाद का अर्थ होता है कि जो मूल पाठ है, यानी सोहन एक अच्छा लड़का है या सोहन आम खाता है, तो इसके भाव को आप समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। भाव को समझने के बाद ही ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर आप भाव को नहीं समझे तो उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। यूनिट 1 के नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरा और लोकोक्ति को याद कीजिए। अदगद गगरी छलकत जाए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो ये सब मुहावरे हैं, और मुहावरे का हूबहू शब्द प्रति शब्द ट्रांसलेशन नहीं होता, कभी भी गलत हो जाएगा। तो जो लोकोक्तियां होती है या मुहावरे होते हैं, अगर उनका आपको ट्रांसलेशन करना है तो मुहावरे और लोकोक्तियों के भाव को समझना होगा। वो क्या कहना चाह रहा है लेखक, उसके भाव को समझकर ही आप ट्रांसलेशन या अनुवाद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि थोथा चना बाजे घना, ठीक है। उसके बाद दिया गया है बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है। तो मूसलाधार बारिश यानी कैट्स एंड डॉग्स, यानी यहां पर हमने एक फ्रेज का यूज किया है। उसके बाद अगर बताया जाए बहती गंगा में हाथ धोना, यानी मौके का फायदा उठाना। मेक हाई वाइल द सनशाइन, यानी भाव को समझिए। बहती गंगा में हाथ धोना, यहां पर आप गंगा लिख दीजिएगा, हाथ का हैंड लिख दीजिएगा, ठीक है, धोने का वॉश लिख दीजिएगा। यानी हूबहू शब्द प्रति शब्द ट्रांसलेशन कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमें शब्द प्रति शब्द ट्रांसलेशन से बचना चाहिए और सेंटेंस के, वाक्य के मूल भाव को समझकर ही उसका अनुवाद या ट्रांसलेशन करना चाहिए। दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, छायानुवाद। देखिए छाया क्या होता है पहले समझिए। छाया यानी साया। साया क्या होता है, यानी हमारे ही शरीर का जो है एक हिस्सा है वो साया। देखिए छायानुवाद में मूल रचना की छाया के आधार पर एक नई रचना का सृजन किया जाता है। यानी जो मूल पाठ है हूबहू उसको देखकर एक नए चीज का सृजन करना, कॉपी पेस्ट करना, हम इसको बोल सकते हैं। कई बार आपने बॉलीवुड की फिल्मों को देखा है साउथ के फिल्मों का कॉपी करते हुए, यानी साउथ की कहानी बिल्कुल बॉलीवुड में
डाल दिया गया। अगर सलमान खान की फिल्म वांटेड का जिक्र करें तो वो भी साउथ का ये है आपका डुप्लीकेट है, और राउडी राठौर जो एक फिल्म है अक्षय कुमार की, वो भी साउथ की जो है रीमेक है, यानी बिल्कुल कहानी सेम टू सेम है। और भी बॉलीवुड में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको कॉपी पेस्ट किया गया है। तो छाया यानी कैरेक्टर बस हमने बदल दिए, फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के गाने, हीरो हीरोइन, विलेन सब बदल दिए, लेकिन कहानी वही है। ठीक है, यानी अपितु वे मूल रचना का प्रभाव ग्रहण कर उसे अपने देश, काल, स्थिति अथवा रुचि के अनुसार रचते हैं, लेकिन कहानी का भाव बिल्कुल वही रहता है। अब देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर, भारुतेंदु हरिश्चंद्र ने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, शेक्सपियर का एक नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनका अनुवाद किया था। क्या किया था? उनका अनुवाद किया था। और उनका अनुवाद किया था, लेकिन सारे कैरेक्टर को, नाम को, जगह के नाम को और कहानी के जितने भी पात्र थे बस उसको बदल दिया, लेकिन कहानी वही थी जो शेक्सपियर ने लिखी थी। क्या बुक का नाम था? मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मर्चेंट ऑफ वेनिस को ही हिंदी में लिखा और सारे कैरेक्टर, सारे नाम बदल दिए, तो इसे कहते हैं छायानुवाद। चलिए यहां तक क्लियर है। अब बात करेंगे रूपांतरण, यानी रूप का अंतर। व्यक्ति वही है, रूप अलग है। आपको याद होगा बचपन में आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, तो शक्तिमान में दो कैरेक्टर है, शक्तिमान और गंगाधर, दोनों एक ही व्यक्ति है। समय और समाज के आधार पर वो अपना रूप बदल लेते हैं। जब उन्हें कहीं बुराई होती हुई दिखती है, नजर आती है, तो गंगाधर जो है वो पेड़ के पीछे जाकर शक्तिमान बन जाते हैं और किल्विश का सामना करते हैं। हमारा बचपन तो शक्तिमान, जूनियर जी, शाकालाका बूम बूम ये सब देखते हुए बीता था। अब आप लोगों को शक्तिमान वगैरह के बारे में आपने देखा कि नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और मैं चाहता हूं कि जरूर बताएं ताकि हम अपने बचपन के उन दिनों को एक बार याद कर पाएं। अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं और शक्तिमान की सीरीज आपने देखी है, जूनियर जी देखा है, शाकालाका बूम बूम देखा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में वो सभी बच्चे जिन्होंने देखा है जरूर लिख दीजिए। चलिए थोड़ी सी मस्ती भी होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। रूपांतरण के अंतर्गत स्रोत भाषा यानी मूल भाषा जो दिया गया है कि कथ्य को लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करते या अनुवाद करते समय उसमें विधागत परिवर्तन किया जाता है। विधागत परिवर्तन यानी नियम के अनुसार कुछ कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। स्पष्ट है कि छायानुवाद में अनुवादक मूल की छाया लेकर स्वतंत्र रचना को आकार देते हैं, किंतु विधागत परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन रूपांतरण में आपको विधागत परिवर्तन भी करना पड़ेगा। रूपांतरण के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। प्रसिद्ध उपन्यासों अथवा कहानी पर बनी फिल्में, उपन्यास और कहानी की मंचीय प्रस्तुति अथवा उसका नाटकीयकरण, कविता की पंक्तियों पर गीतों का सृजन। कहने का तात्पर्य है कि हमने उसका रूपांतरण कर दिया। मान लीजिए कि कुछ देर के लिए कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण जो है वो लिखी थी साहित्य में, लेकिन अब का रामायण पर अभी फिल्म आ रही है। आपको पता होना चाहिए आमिर खान उसमें है, रणबीर कपूर है और साई पल्लवी जो है साउथ की एक्ट्रेस, उन्होंने सीता का कैरेक्टर जो है वो निभाया है। यानी किताबों पर लिखी हुई बातों को नाटक में किसी मंच में ला देना, ठीक है, या किताब में लिखी हुई किसी कविता को गाने के माध्यम से बोलना, ये कहलाता रूपांतरण है वही, बस हमने सारे चीज़ों को बदल दिया। चलिए अब बात करेंगे अनुसृजन और पुनःसृजन की। सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद के लिए अनुसृजन और पुनःसृजन का प्रयोग किया जाता है। पुनःसृजन फिर से लिखना, ठीक है, किंतु कविता के अनुवाद के संदर्भ में कहा जाए तो यह अधिक सटीक बैठता है। जहां अनुवादक अनुवाद करते समय उसमें इतना डूब जाते हैं कि अनुवाद के पश्चात लगभग एक नई कृति हमारे समक्ष होती है। यानी लेखक का जो अनुवादक है उसका काम क्या है? उसका काम है कि अनुवाद कीजिए लेकिन भाव बदलना नहीं चाहिए। लेकिन लेखक अनुवाद करते समय जो अनुवादक होता है वो उसमें इतना डूब जाता है कि जब अनुवाद खत्म हो जाता है तो हमें मालूम चलता है कि जो जिस चीज़ का वो अनुवाद कर रहे हैं, अनुवाद किया हुआ चीज़ उससे बिल्कुल एक अलग कहानी बन चुकी है। उस कहानी का कुछ छाप यहाँ पर है ही नहीं। उसमें इतने सारे बदलाव कर दिए जाते हैं कि मूल पाठ और लक्ष्य पाठ में
बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। इस प्रकार के अनुवाद के लिए अनुवादक का भाषा और संस्कृति से परिचय के अतिरिक्त विधा विशेष की गहरी समझ यानी कि ग्रामर व्याकरण की गहरी समझ और सटीक शब्दों यानी आपको सही सही शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध भक्तिकालीन साहित्य इसका उचित उदाहरण है। संस्कृत की कालजयी रचनाओं का विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध संस्करण पुनः सृजन के बेहतरीन उदाहरण है। यानी पुनः फिर से उसको बनाना, फिर से उसका सृजन करना, फिर से उसको लिखना। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर आप भगवत गीता को पढ़ें तो भगवत गीता को छापने वाले अलग अलग प्रकाशन हैं और लिखने वाले अलग अलग लेखक हैं। अब जिसने जैसा भगवत गीता को समझा उसने वैसा उसका अनुवाद किया। बात समझ में आई? जिसने जैसा भगवत गीता से सीखा उसने वैसा उसका अनुवाद किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। इस्कॉन की भगवत गीता पढ़िएगा तो उसका अर्थ तो अलग ही मिलेगा भैया, एकदम अजीब टाइप का अर्थ मिलेगा। या दूसरा किसी प्रकाशन का पढ़िएगा तो अलग प्रकार का मिलेगा। यानी लेखक अपने अनुसार जो है उसके दृष्टिकोण के अनुसार उसमें बदलाव कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर वाल्मीकि कृत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाल्मीकि कृत रामकथा पर पुनः सृजित विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रचनाओं को अनुवाद नहीं अपितु मूल की ही श्रेणी में रखकर देखा जाता है। यानी रामायण महाभारत वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे रामायण महाभारत बोलकर ही पढ़ते हैं, ठीक है। हम ये नहीं सोचते कि इसका अनुवाद किया गया है, क्या किया गया है, क्योंकि श्लोक तो वही है, मीनिंग बस चेंज होता है। आदि कवि वाल्मीकि के अतिरिक्त वेदव्यास, कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति, जयदेव आदि रचनाकारों का कालजयी साहित्य विभिन्न आधुनिक भारतीय भाषाओं की विरासत बना है। इन विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध रामकथा मूल की नकल है या अनुसरण न होकर अपने देश काल, समाज, परिवेश, संस्कृति और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर रची गई है, जिनका स्रोत एक ही है। अब देखिए, कहने का तात्पर्य है कि अगर आप अभी के रामायण सीरियल को देखें और रामायण को पढ़ें तो आपको उसमें बहुत सारा अंतर देखने को मिलेगा। अगर आप पुस्तक में रामायण पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया है आप लोगों ने, और आपने देख लिया है टीवी पर रामायण, तो टीवी वाला रामायण जो है आपको बिल्कुल बकवास नजर आएगा। अभी का की बात कर रहा हूँ, उस रामायण की नहीं जो हमारे अरुण गोविल जी ने जो उसका किरदार निभाया था। वो रामायण तो भाई परफेक्ट रामायण था, उसमें हर एक चीज़ों को वहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि देश और काल के अनुसार, समय के अनुसार जो है, पीरियड के अनुसार, टाइम के अनुसार यहाँ पर चीज़ें बदल जाती है। कुछ मिलावट यहाँ पे अनुवादक करते हैं, लेखक जो है कुछ मिलावट उसमें कर देते हैं देश और काल के अनुसार। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि इन विभिन्न भाषाओं में जो उपलब्ध रामकथा मूल की नकल है, जो भी है, अब देखिए ध्यान से, नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती में किया गया रामायण का, शंकरदेव द्वारा असमिया में, सरला दास द्वारा उड़िया में, चंडीदास द्वारा बंगला में, ज्ञानदेव द्वारा मराठी में, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अंशों का पुनः सृजन किया गया। यानी कि रामायण का भी सृजन हुआ और महाभारत, भगवद गीता वगैरह जितना भी धार्मिक ग्रंथ है उनका भी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया। पुनः सृजन यानी फिर से उसको लिखा गया। पुनः सृजन एक होता है अनुवाद, ट्रांसलेट, एक पुनः सृजन और ट्रांसलेट लगभग एक ही है। अनुवाद और पुनः सृजन एक ही है, बस पुनः सृजन में फिर से उसका निर्माण होता है अपने हिसाब से, लेकिन अनुवाद में आप अपने हिसाब से कुछ जोड़ नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह विभिन्न भाषाओं में मिलने वाले रामकथा में पुनः सृजन अथवा अनुसृजन तुलसीदास कृत रामचरितमानस, तेलुगु में लिखित रंगनाथ रामायणम, बंगला में कृतिवास रामायण, असमिया में सप्तकंद रामायण इसके उल्लेखनीय उदाहरण है। चलिए, यानी फिर से उसको लिखा गया, फिर से उसको गढ़ा गया। अब बात करेंगे टीकानुवाद की। देखिए टीका अनुवाद का सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए रामायण है, तो रामायण का आपको टीकानुवाद करना है। तो मूल आपने देखा होगा छोटा सा रामायण है, छोटी सी बुक है। क्या असल में रामायण तो उतनी छोटी बुक हो नहीं सकती?
उतना छोटा ग्रंथ हो नहीं सकता। रामायण महाभारत तो भैया बहुत बड़ा है, लेकिन उसने टीकानुवाद किया, यानी रामायण या महाभारत को संक्षेप में जो उसका सार है, उस सार का अनुवाद किया, उस सार को बताया कि भैया रामायण से हमें ये सीख मिलता है, या महाभारत से हमें ये सीख मिलता है, या भगवद गीता से जो है हमें ये सीख जो है वो मिलता है। उसे टीकानुवाद कहते हैं। पॉकेट गीता, पॉकेट रामायण, तो क्या है पॉकेट रामायण? एक छोटे से डायरी में क्या रामायण आ जाएगा? नहीं आएगा ना, उसका सार आएगा कि रामायण का मूल भाव क्या है, मूल सार क्या है। इसी को हम लोग कहते हैं टीकानुवाद। आगे बढ़ते हैं, सारानुवाद। देखिए, सार अनुवाद माने सारांश की बात की गई है, यानी कोई कहानी आपने पढ़ा, ये ठीक टीकानुवाद की तरह ही है। कोई कहानी, अब देखिए महाभारत हमने देखा, तो महाभारत पढ़कर और देखकर हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि सत्य का जय होता है और असत्य का विनाश होता है। तो क्योंकि पांडवों ने सत्य की राह पर चले थे और जो कौरव थे वो असत्य के, झूठ के मार्ग पर चले थे, और झूठ के मार्ग पर चलकर आप विजय कभी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको विजय प्राप्त करना है तो सत्य के मार्ग पर ही आपको चलना होगा। ये हमें महाभारत सिखाती है। और हर अन्याय का एक फल मिलता है। अहंकार कभी भी टिकता नहीं, अहंकार चूड़ होता है। ये हमने रामायण में रावण के साथ होते हुए देखा। तो इसका एक सार निकलता है। तो वो सार जब आप किसी छोटे जगह पर, छोटे डायरी में लिख देते हैं, बुक पब्लिश कर देते हैं, तो उसे सारानुवाद कहते हैं। लेकिन इसमें भी आपको थोड़ा सा अनुवाद में ध्यान रखना पड़ता है कि मूल भाव बदलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अनुवाद ही है। मूल भाव को आप बदलिए मत किसी भी चीज़ का। ये सबसे बड़ा क्या है, नियम है अनुवाद का। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, आशु अनुवाद। देखिए, आशु अनुवाद या भाषांतरण से तात्पर्य उस अनुवाद से है जिसमें अनुवादक के पास अनुवाद करने के लिए अधिक समय नहीं होता। इस अनुवाद की आवश्यकता उस स्थिति में पड़ती है जब दो वक्ता आपस में बात कर रहे हो या करना चाहते हो। देखिए, मैं सिंपल कहता हूँ, समझिए। आशु अनुवाद, मान लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी कुछ दिन पहले गए थे रशिया, तो रशिया, वहाँ जाके रशिया के राष्ट्रपति से वो मिले। अब यहाँ पर समस्या दो चीज़ों की आती है। मोदी जी को पुतिन जी की भाषा समझ में नहीं आती, और व्लादिमीर पुतिन को ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। यानी वहाँ पर अगर दोनों को एक कमरे में बैठा दिया जाए तो कौन क्या बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आएगा। तो वहाँ पर हमें एक आशु अनुवादक की आवश्यकता है। और आशु अनुवाद का अर्थ होता है कि बीच में एक व्यक्ति रहेगा या बीच में कोई मशीन रहेगा जो दोनों के बातों को दोनों भाषाओं में ट्रांसलेट करेगा। यानी मोदी जी हिंदी में बोलेंगे तो वो व्यक्ति पुतिन को रशियन में समझाएगा, और पुतिन रशियन में बोलेंगे तो उस व्यक्ति को मोदी जी को हिंदी में समझाना होगा। इसे कहते हैं क्या, आशु अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, पुनः अनुवाद। पुनः अनुवाद में स्रोत भाषा के पाठ को पहले लक्ष्य भाषा में अनुवाद करवाकर किसी अन्य अनुवादक से पुनः स्रोत भाषा में अनुवाद कराया जाता है। ये क्यों होता है, ये क्यों करते हैं? चेक करने के लिए हम लोग करते हैं कि क्या सही में कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। यानी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए किसी हिंदी शब्द का आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना हो, तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट तो कर दिए हिंदी से, लेकिन अब पता कैसे करेंगे आप कि आपने जो ट्रांसलेट किया है वह बिल्कुल सही है 100%। तो इसका चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, फिर से उस अंग्रेजी के वाक्य को फिर से हिंदी में बदल कर देखेंगे। अगर हूबहू वही आ गया जो पहले हिंदी वाला था, यानी कि आपका ट्रांसलेशन बिल्कुल सही है। और अगर उसमें हिंदी में कुछ बदलाव हो जाता है, यानी आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है। कहने का तात्पर्य देखिए, मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई हिंदी का शब्द है। क्या है? आपके पास कोई हिंदी का शब्द है। ध्यान से देखिएगा, आपके पास कोई हिंदी का शब्द है, आपको इसको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। आपने कर दिया, और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद आप अब भी कंफर्म नहीं है कि आपने जो हिंदी टू इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया है ये सही है। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप किसी एक व्यक्ति को बुलाइएगा। वो व्यक्ति क्या करेगा, इस इंग्लिश को फिर से क्या करेगा, वो हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। अगर ये वाला हिंदी और ये वाला हिंदी
अब देखिए, अगर ये वाला हिंदी और ये वाला हिंदी आपका मिल जाता है, यानी सेम टू सेम हो जाता है, तो इस स्थिति में आपका ये जो ट्रांसलेशन आपने किया है ये बिल्कुल सही मानी जाती है। लेकिन अगर इसमें कुछ बदलाव हो जाता है और ये मिल नहीं पाता, यानी ये वाला हिंदी और आपका ये वाला पहले वाला हिंदी और बाद वाला हिंदी नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में आपको समझना होगा कि आपके ट्रांसलेशन में कुछ भूल हुई है, कुछ चूक हुई है। बचपन के उन दिनों को याद कीजिए, ट्रांसलेशन पढ़ते वक्त हम लोग ट्रांसलेट करते थे, और ट्रांसलेट करने के बाद हम करते क्या थे? हम लोग अपने टीचर से अपना कॉपी चेक करवाते थे, और टीचर हमारा कॉपी चेक करके कहीं पर सही और कहीं पर गलत दिया करते थे। यानी वो व्यक्ति, यानी वो टीचर समझ गया कि आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत है। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है लिप्यंकन। देखिए लिप्यंकन का क्या? लिप्यंकन का अर्थ होता है लिपि का अंकन। क्या है? लिपि का अंकन करना। जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है, लिप्यंकन यानी लिपि का अंकन। लिप्यंकन में उच्चारण को मुख्य आधार माना जाता है। लिप्यंकन अंग्रेजी शब्द ट्रांसक्रिप्शन का शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, जिसमें उच्चारित ध्वनियों को लिपिबद्ध करते हैं। टेप रिकॉर्डर के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए भाषण आदि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिप्यंकन किया जाता है। इंटरव्यू हो या किसी का भाषण हो, कोई गीत संगीत हो, कोई पॉडकास्ट हो, इसमें वक्ता के उच्चारण को आधार मानकर उसे लिपिबद्ध करते हैं, यानी उच्चारण का ध्यान देते हैं। इसमें स्रोत भाषा के उच्चारण के आधार पर लक्ष्य भाषा के लिपि चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं। ये आम लोग, आम अनुवादक इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। जो लोग भाषा में शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, वही लोग इसका जो है इस्तेमाल करते हैं। अब है लिप्यंतरण। देखिए लिप्यंतरण शब्द अंग्रेजी के ट्रांसलिटरेशन का हिंदी शब्द है। लिप्यंतरण में स्रोत भाषा की वर्तनी में प्रयुक्त लिपि चिन्ह के स्थान पर लक्ष्य भाषा में प्राप्त लिपि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए सिंपल समझ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे कि कुछ देर के लिए मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर लिखूँ हिंदी में लौकी, ये लौकी है, ठीक है। अब इसको मैं बंगला में करूंगा तो हो सकता है कि बंगला में इसके कोई चिन्ह बदल जाए, यानी यहां पर जो ओकार दिए हुए हैं ना, ये ओकार बदल जाएगा। समझ गए ना? तो बंगला में इसको कैसे लिखेंगे? तो बंगला में इसको हम लोग लिखेंगे, लौकी लिखा हुआ है ना, ये बंगला में हमने लौकी लिख दिया। यानी जो यहां पर काम कर रहा है, हिंदी में जो चिन्ह है लव औकार, तो यहां पर ये वाला चिन्ह काम किया, ठीक है, ये वाला चिन्ह काम किया। समझ, यानी ये है लौकी, अब बीच में आप यहां पर लौ डाल दीजिए, ठीक है, क्लियर है। तो चिन्ह भी बदल जाते हैं, यानी जब अनुवाद करते हैं लिप्यंतरण में, तो मूल पाठ में जो चिन्ह है, स्रोत भाषा में जो चिन्ह है, लक्ष्य भाषा में वो चिन्ह भी बदल जाएगा अनुवाद के साथ। आ रही बात समझ में आपको? चलिए, तो ये हो गया लिप्यंतरण। लिप्यंतरण हमने पढ़ लिया। अब है विविध क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अनुवाद का हम लोग किस प्रकार से अलग अलग इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानेंगे। अब बात करेंगे विविध क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अनुवाद की क्या क्या उपयोगिता है। तो देखिए यूनिट 1 में ही मैंने आपको बताया था, शिक्षा के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है, मीडिया के क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, यानी ऐसा कोई पर्यटन के क्षेत्र में ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर अनुवाद यानी ट्रांसलेशन की आपको ज़रूरत ना पड़े। यानी सभ्यता और संस्कृति के निर्माण में भी, यानी कहीं आपको सभ्यता के बारे में जानना हो, किसी देश की राज्य की परंपराओं के बारे में, संस्कृति के बारे में जानना हो, तो भी अनुवाद वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। न्यायालय की बात करें, यानी भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है,
हाई कोर्ट है वहाँ पर जो जिस भाषा का यूज़ होता है वो है अंग्रेजी। यानी जज अगर किसी जज के साथ बात करेगा या जज कोई फैसला सुनाएगा, कागजी कार्रवाई जो होगी वो हिंदी में होगी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। तो एक उस व्यक्ति को जिनको अंग्रेजी नहीं आती उनको समझाने के लिए तो वहाँ पर आपको हिंदी में बताना पड़ेगा या हिंदी में लिखा हुआ नोटिस उस व्यक्ति के घर में पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत है और ये हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, वो अलग बात है कि हमने बाद में सीख लिया, लेकिन फिर भी आधी आबादी को तो ठीक से अंग्रेजी नहीं आती ना, तो आधी आबादी वाले बात को आबादी वाले लोगों को हमें समझाना होगा। और देखिए इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें आपको शर्म करने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो कोई गारंटी है नहीं कि आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए या आती ही हो। अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, अंग्रेजी बाहर की भाषा है, तो उसे हमें सीखना है या नहीं सीखना है ये हमारे मन में है। हम भारत के निवासी हैं और भारत में जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का भाषा आप जानते हैं, यही काफ़ी है। अगर आप भारत के हिंदी क्षेत्रों से आते हैं, आपको हिंदी का और अलग अलग थोड़े से लैंग्वेज का, भोजपुरी वगैरह, खोरठा वगैरह का नॉलेज है तो ये अच्छी बात है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, बोल लेते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया। आगे बात करें देखिए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़रूरी है, यानी एजुकेशन में बहुत मायने रखता है अनुवाद। किसी बाहरी राज्य में आप पढ़ने के लिए जाएंगे, बाहरी देश में आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहाँ के उस लिपि को, भाषा को समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। मीडिया का भी यूनिट 1 में हमने एग्जाम्पल दिया था। जिन लोगों ने यूनिट 1 का वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको यूनिट 1 का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। यूनिट 1 में हमने मीडिया में, यानी अगर आज तक या जी न्यूज़ नाम का कोई चैनल है तो वो हर भाषा में है, हर लैंग्वेज में है। यानी उड़ीसा में अगर आप मोदी जी का भाषण सुन रहे होंगे तो वहाँ पर एक नीचे में लिखा हुआ उड़िया में आएगा, या कोई व्यक्ति मोदी जी के भाषण को उड़िया में ट्रांसलेट करके आपको बताएगा। यानी मीडिया के क्षेत्र में भी अनुवाद की बहुत ही आवश्यकता होती है। कार्यालय साहित्य यानी कार्यालय, ऑफिस, ठीक है, आपको पता होगा ऑफिस में जो है ना काफ़ी ज़्यादा हिंदी टाइपिंग का डिमांड होता है। यानी ऑफिस में क्या होता है कि भाषा वगैरह का बहुत चलन है वहाँ पर, तो शुद्ध हिंदी की वहाँ बात आती है। किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को लोकल लैंग्वेज आती है, तो वहाँ पर भी अनुवाद का बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, अब मान लीजिए केरल का कोई आईएएस अफसर हमारे झारखंड के आदिवासी इलाके में आ जाता है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति को हिंदी भले वो बोल लेंगे क्योंकि वो एक आईएएस अफसर हैं, अंग्रेजी तो बोल ही लेंगे, लेकिन उन्हें आदिवासी संथाली भाषा नहीं आएगा। तो वहाँ पर हमें एक संथाली व्यक्ति को एज अ ट्रांसलेटर, एज अ अनुवादक के रूप में रखना ही पड़ेगा। चलिए, तो कार्यालय में भी हमारा हो गया। अब बात करते हैं बैंक में, बैंकिंग सेक्टर में, साहित्य में, बाल साहित्य में, कार्टून, फिल्म, लिखित साहित्य, विज्ञापन, एडवर्टाइज। अगर आप बंगाल से हैं और लक्स साबुन का कोई एडवर्टाइज चल रहा है तो देखिएगा बंगला में चल रहा होगा। भोजपुरी बिहार से हैं तो भोजपुरी में चल रहा होगा। महाराष्ट्र में हैं तो सलमान खान मराठी बोलते हुए दिखेंगे। बंगला में हैं तो सलमान खान एडवर्टाइज कर रहे हैं, बंगला बोल रहे होंगे, है ना। आपके बाद पंजाब में वो एडवर्टाइज वही चल रहा है, माउंटेन ड्यू का, सलमान खान का एडवर्टाइज, तो वो भी पंजाबी में करेंगे। उड़ीसा में उड़िया में करेंगे। यानी एडवर्टाइज विज्ञापन के क्षेत्र में भी हमें क्या करते हैं, डबिंग कर देते हैं। साउथ की फिल्मों को नहीं देखते हैं, महाराष्ट्र के लिए मराठी में, हिंदी में, अंग्रेजी में। आमिर खान की फिल्में चाइना में बहुत चलती है तो चाइनीज़ में डबिंग जो है उनका हो जाता है। चलिए, तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ लिया कि क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अब देखिए वीडियो का पार्ट 2, वीडियो के पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे अनुवाद का विविध क्षेत्र, कहाँ कहाँ कैसा कैसा हम लोग अनुवाद का इस्तेमाल करते हैं, किन किन क्षेत्रों में। तो ये था इकाई 2 का भाग 1। अब इकाई 2 का भाग 2 जल्द ही प्लेलिस्ट में
अपलोड कर दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियोस जो है BHDS के मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो में मेरे द्वारा कही गई सारे तथ्यों को, बातों को आपने समझ लिया। अगर समझ लिया तो जाके कमेंट बॉक्स में थैंक यू का एक कमेंट जरूर कर दें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है, हम इंस्पायर होते हैं। और जाते जाते आपसे कह दें कि अगर किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन असाइनमेंट आपको चाहिए, बुक नोट्स चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए या फिर जूम क्लासेस चाहिए, तो दिए गए नंबर पर आप फोन करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।